टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु संस्थान के बिट्टू झा सर के द्वारा पढ़ाए गए इकोनॉमिक्स विषय के चैप्टर नंबर 2 यानी राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 2, प्रश्न नंबर 1। किसी भी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। आंसर होगा उत्पादनों के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय विषय है, राष्ट्रीय आय विषय है समष्टि अर्थशास्त्र का, समष्टि अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय आय विषय है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया है? तो किसने दिया है परिभाषा? तो प्रोफेसर फिशर ने दिया है, प्रोफेसर फिशर ने दिया है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वैश्विक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया है? तो फिशर ने दिया है। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है परंतु संग्रह नहीं है। हाँ, ये सही है। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, संग्रह नहीं है। राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रकों के बीच में एक दिशीय प्रवाह होता है। नहीं, इसका प्रवाह जो होता है चक्रीय प्रवाह होता है, एक दिशीय नहीं चक्रीय प्रवाह होता है। यानी उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ सही है केवल एक। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया? तो कौन सा किया था? कौन किया? दादा भाई नौरोजी ने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया था। उस पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में किया था। इस बात को चर्चा हुआ था और इसका जो है 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था। 1868 में बताया था, 1868 में बताया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। वर्ष 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसने सूचित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रश्न नंबर 10। वर्ष 1925 से 29 में किसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था? डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने।
स्वतंत्रता से पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता से पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, इनमें से सभी ने लगाया था। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी आकलन 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। हाँ, सही है। राष्ट्रीय आय का अनुमान हेतु 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। हाँ, ये भी सही है। राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट 1949 में और तथा अंतिम रिपोर्ट 1950 में प्रकाशित किया था। नहीं, यही गलती है। क्या कह रहा आगे? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन से कथन सही थे? तो 1 और 2 सही थे। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के निम्न में से कौन एक सदस्य नहीं थे? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के निम्न में से कौन एक सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी पीसी महालनोबिस थे, डॉ गॉडविल थे और वी.के.आर. राव भी थे। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुआ था। किसके संस्तुति के आधार पर वर्ष 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में की गई थी? तो किसके संस्तुति पर किया गया था? पीसी महालनोबिस के संस्तुति पर किया गया था। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के कुल कितने प्रभाग हैं? तो कितने प्रभाग हैं? तो 4 प्रभाग हैं। NSSO के फील्ड कार्य प्रभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका NSSO का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय दिल्ली में है। NSSO के कौन सा प्रभाग सर्वेक्षण नामक छमाही पत्रिका का प्रकाशन करता है? तो कौन करता है? तो मतलब समन्वय और प्रकाशन प्रभाग। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस संगठन या कार्यालय के द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का ढांचा व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई है? किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का ढांचा व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया गया है? तो राष्ट्रीय आय समिति की अनुशंसा पर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किस वर्ष हुई है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1951 में हुआ था, 2 मई को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। तो हाँ, ये सही है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आंकड़े एकत्र करने का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कार्यालय द्वारा किया जाता है। हाँ, तो ये भी सही है। दोनों जो ऑप्शन दिया गया सही है, सही ही पूछ रहा है। मई 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर कौन से नए नाम संगठन बनाना प्रस्तावित किया गया था? तो कौन सा बनाना प्रस्तावित किया गया था? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष का राष्ट्रीय आय का गणना हेतु स्वतंत्र भारत में पहली बार उपयोग हुआ है? तो 1948-49 उपयोग हुआ है।
वर्तमान में कौन सा आधार वर्ष राष्ट्रीय आय आकलन हेतु उपयोग हो रहा है? तो कौन सा हो रहा है वर्तमान में? 2011 और 12। किस समिति के संस्तुति पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आय आकलन हेतु आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर 2011-12 कर दिया था? तो प्रणव सेन समिति। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है, तो सही है। NSO की अध्यक्षता सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का सचिव करते हैं, ये भी सही है। और सही पूछ रहा है 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 29, किस वर्ष सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का आपस में विलय कर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नाम का एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया? तो कब बनाया गया था? 1995 में बनाया गया था। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक संगठन समय समय पर किसके द्वारा निकाला जाता है? तो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा निकाला जाता है। 12 जुलाई 2006 को नेशनल सांख्यिकी आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने कौन बने? सुरेश तेंदुलकर अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? साइमन कुइनेटस को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व किन कारणों से है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व किन कारणों से है? इसके द्वारा अर्थव्यवस्था की संरचना का पता चलता है, सही है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तथा लोगों के आय का स्तर प्रकट होता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर देश के आर्थिक विकास तथा समृद्धि के बारे में नीतियों के निर्माण में सहायता प्राप्त होती है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त में सभी के सभी कथन सही दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा के आधार पर की जाती है? तो समय सीमा क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। किसी देश का राष्ट्रीय आय है एक वर्ष में उत्पादित सही वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, सही है। एक निश्चित अवधि में समाज की संपूर्ण आय का योग, सही है। एक निश्चित अवधि में समाज के संपूर्ण व्यय का योग, ये भी सही है। निम्न में से सभी के सभी सही है। आय का मापन की विधि है, तो कौन सा विधि है? करते अब खाली वृद्धि ये है, आय वृद्धि ये है, व्यय विधि ये भी, इनमें से सभी के सभी सही है। भारत का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का मापन हेतु किस विधि का प्रयोग करता है? उपयुक्त में से तीनों विधि का प्रयोग करता है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय मापने का विधि नहीं है। आयात और निर्यात विधि राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने किस वर्ष राष्ट्रीय आय आकलन के लिए आय तथा उत्पादन विधि के साथ व्यय विधि का भी जोड़ा? तो कब से जोड़ा गया था? 1967 से। 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान किस आधार पर किए थे? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया था। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र और उप क्षेत्र में बांटा है? तो कितने क्षेत्र हैं और कितने उप क्षेत्र हैं? तो 6 क्षेत्र हो जाते हैं और 14 उप क्षेत्र हो जाते हैं।
राष्ट्रीय आय के मापने का उत्पाद विधि को निम्न में से किन नामों से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय के मापने की उत्पाद विधि को निम्न में से किन नामों से जाना जाता है? तो किन नामों से जाना जाता है? यानी हो जाए मूल विधि, ये भी है, औद्योगिक उद्गम विधि, शुद्ध उत्पाद विधि, इन सभी, इनमें से सभी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर जारी किया था? तो व्हाइट पेपर कब जारी किया गया था? तो 1956 में जारी किया गया था। सकल घरेलू उत्पाद एक मतलब मूल, सकल घरेलू उत्पाद का मूल होता है, तो उसका मूल होता है एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था के में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का। भारत में सकल घरेलू उत्पाद आकलन हेतु समय सीमा क्या रखी गई है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद आकलन हेतु समय सीमा क्या रखा गया है? तो 1 वर्ष रखा गया, 1 वर्ष रखा गया है। प्रश्न नंबर 47, घरेलू उत्पाद बराबर होता है यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर क्या होता है? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर होता है राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशी आय से प्राप्त शुद्ध साधन आय। राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशी आय से प्राप्त शुद्ध साधन आय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू उत्पाद की तुलना में राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा एक विस्तृत धारणा है। हाँ, ये सही है। राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जुड़ी होती है, जबकि घरेलू उत्पाद में नहीं। हाँ, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 तथा 2 दोनों सही हैं। सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर है मूल्यह्रास का। सकल घरेलू उत्पाद किसका मौद्रिक मूल्य है? सकल घरेलू उत्पाद किसका मौद्रिक मूल्य है? तो 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का। 1 वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि का योग होता है। तो क्या होता है? तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो मूल्य वृद्धि बराबर होता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। एक लेखा वर्ष में समान टूट फूट, अनुमानित अप्रचलन तथा आकस्मिक हानि के कारण अस्थायी पूंजी में होने वाली कमी को जाना जाता है मूल्यह्रास। और अस्थायी पूंजी का उपभोग और पूंजी अवमूल्यन, इन सभी। प्रश्न नंबर 55, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को निकालने का उपरांत प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। निम्नलिखित में किसका अर्थ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में किसका अर्थ होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है? तो अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। बाजार कीमत तथा साधन लागत धारणाओं में अंतर का आधार है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में कौन सा पद राष्ट्रीय आय को इंगित करता है? तो कौन सा पद इंगित करता है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नहीं, इसका हो जाएगा जीडीपी। इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इसका 8 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये भी सही है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र का जीडीपी में न्यूनतम योगदान है? जीडीपी में न्यूनतम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का न्यूनतम में सबसे कम योगदान रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों का विचार करें। सकल घरेलू उत्पाद में इन क्षेत्रों का योगदान का अवरोही क्रम, अच्छा अवरोही क्रम पूछ रहा है, पहले बड़ा फिर छोटा, इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। यानी ये जो है यानी होटल व्यापार और परिवहन आ गया तृतीय क्षेत्र में, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में, ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र में, ये चतुर्थ क्षेत्र में आता है। 4 3 2 1। भारत में राष्ट्रीय आय को किन पदों में मापा जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय को किन पदों में मापा जाता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दामों पर, स्थिर दामों पर। वास्तविक राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय को मापा जाता है आधार वर्ष के मूल्य पर, आधार वर्ष के मूल्य पर। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से किस पद को हटाया जाता है? तो किस पद को हटाया जाता है? तो सब्सिडी को हटा दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक या कम हो सकता है, तो हाँ। यदि विदेशों से प्राप्त साधन आय धनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है, हाँ। यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है, हाँ। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही, 1 2 3 सही है। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो राष्ट्रीय आय को जनसंख्या में भाग देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमको प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न नंबर 72। स्थिर कीमतों पर प्राप्त राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या विभाजित करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू सीमा में सभी उत्पाद को अर्थात समान निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित की जाती है, तो हाँ सही है। राष्ट्रीय उत्पाद केवल समान निवासियों द्वारा अर्जित की जाती है, हाँ ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही हैं। लिखा है देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय में से विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाकर जब सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ देते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? तो उससे प्राप्त होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब वस्तु पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी तो उसे बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब वस्तु पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी तो उसे बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाजार मूल्य पर मतलब कम हो जाएगा, बाजार मूल्य कम हो जाएगा। किसी देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय को क्या कहते हैं जो उस देश में खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है? तो क्या कहते हैं? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहते हैं, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहते हैं। किसी देश में राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में शामिल होता है, तो शामिल होता है किसी देश राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में उपयुक्त सभी के सभी शामिल होगा। विदेश का राष्ट्रीय आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से तात्पर्य है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय लेखा में निजी आय को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो किस रूप में परिभाषित किया गया है? किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो राष्ट्रीय आय माइनस अतिरिक्त लाभ माइनस कंपनी कर प्लस सरकारों और फर्मों द्वारा परिवार का अंतरण भुगतान शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी।
एक क्षेत्र में से दूसरे क्षेत्र को किया गया एक पक्षीय भुगतान जिसके फलस्वरूप कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन हस्तांतरण भुगतान है? तो कौन सा है? तो इनमें से सभी के सभी हस्तांतरण भुगतान है। वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, भूकंप पीड़ित को मिला वित्तीय सहायता। निम्नलिखित में कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन यहाँ पर नहीं होगा, तो पेंशन होगा, पेंशन। और ऑप्शन नंबर बी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन। राष्ट्रीय आय के मापन के किस विधि में दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है? तो किस में उत्पन्न होती है? तो उत्पाद विधि में, उत्पाद विधि में उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का अत्यधिक अनुमान लग जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम उत्पाद को शामिल किया जाता है और मध्यवर्ती वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाता है। हाँ, ये सही है। अंतिम वस्तु वह वस्तु है जो उत्पादन परिसीमा के बाहर होती है और उसके मूल्य में वृद्धि नहीं की जा सकती है। ये भी सही है। मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के अंदर होती है तथा इसमें मूल्य वृद्धि किया जा सकता है। ये भी सही। 1, 2, 3 सभी के सभी कथन सही हैं। स्वरोजगार व्यक्ति जैसे किसान, छोटे दुकानदार, डॉक्टर के द्वारा सृजित आय राष्ट्रीय आय लेखांकन में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो मिश्रित आय के नाम से जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? वर्तमान या चालू कीमतों पर और स्थिर मूल्य आधार वर्ष के मूल्यों पर, यानी ए और बी दोनों पर किया जाता है। ए और बी दोनों सही है। किसी देश की राष्ट्रीय आय की मापन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्रकार से किया जा सकता है? तो किया जा सकता है सभी प्रकार के बचतों का योग, सभी प्रकार के बचत का योग। निम्नलिखित में किस लेन देन अथवा मदों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको नहीं शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, अप्रत्याशित लाभ यानी लॉटरी लगना, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन से लेन देन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन सा शामिल नहीं किया जाता है? तो गृहिणियों द्वारा अर्पित की जाने वाली सेवाएं। आय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो अवतरित लाभ। भारत में राष्ट्रीय आय की सही आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या आती है? तो कौन सी एक समस्या आती है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो उपयुक्त सभी को, मध्यवर्ती, हस्तांतरण और घरेलू, सभी को शामिल नहीं किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या नहीं आती है? तो पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की प्रचुरता नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए। उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो केवल अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाए और दोहरी गणना से बचना चाहिए, ए और बी दोनों। राष्ट्रीय आय के मान हेतु उत्पादन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। आय विधि का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? आय विधि का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो इनमें से सभी सावधानी जो सभी बरतनी चाहिए। गैर साधन आय को जोड़ें, हस्तांतरण भुगतान को न जोड़ें, गैर कानूनी गतिविधियों से अर्जित आय न जोड़ें। निम्नलिखित में कौन सा निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो कौन करता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय मापन में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो पुरानी वस्तु पर हुए खरीद को शामिल ना करें। राष्ट्रीय आय आकलन हेतु निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो किसको होता है? निर्यात मूल्य जोड़ा जाना चाहिए और आयात मूल्य घटाना जाना चाहिए।
अर्थव्यवस्था से सृजित लाभ के निम्नलिखित में से कौन सा घटक है? अर्थव्यवस्था से सृजित लाभ के निम्नलिखित में से कौन सा घटक है? लाभांश, अतिरिक्त लाभ, निगम लाभ, कर, इनमें से सभी। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा का प्रतिपादक कौन थे? हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रोराज कृष्णा थे। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो किससे है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा कौन से वर्ष में भूटान के नरेश जिग्मे सिग्मे वांगचुक ने की थी? तो किस वर्ष किया था? तो 1972 में। हरित सूचकांक का विकास किस वर्ष हुआ? हरित सूचकांक का विकास किस वर्ष हुआ? तो 1975 में। 1975 में हुआ था। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग। निम्नलिखित में से किसका अर्थ पर्यावरणीय परिणामों के साथ आर्थिक सूचकांक तैयार करना है? हरित जीडीपी। हरित जीडीपी। भारत में कृषि से प्राप्त आय को मापने के लिए कितने फसलों से संबंधित आंकड़ों का इकट्ठा किया जाता है? 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशों से शुद्ध प्रसाधन आय संबंधी आंकड़े आरबीआई द्वारा प्रकाशित तथा तैयार किया जाता है। तो हाँ, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़ों सीएसओ द्वारा तैयार किए जाते हैं, आरबीआई द्वारा नहीं। ये भी सही है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का कौन सी कठिनाई आती है? तो राष्ट्रीय आय मापने में कौन सी कठिनाई आती है? तो अमौद्रीकृत वस्तु तथा सेवाओं का अस्तित्व, राष्ट्रीय आय मापन के अनेक विधि का होना और राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का अभाव, और इनमें से सभी प्रॉब्लम समस्या आते रहती है। प्रश्न नंबर 112 जो अंतिम प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली क्या भारत के जीडीपी का हिस्सा है? कृपया इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं।